हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आवर चैनल आर ए सी ज्ञान। स्टूडेंट, जैसा कि आप सभी जानते हैं कि 13 दिसंबर के बाद से एनसीईआरटी के सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम चालू होने वाले हैं 2019 और 2020 बैच के। सभी बच्चे एग्ज़ाम की तैयारी में लग जाएं बढ़िया से, क्योंकि यह आपका लास्ट ईयर का एग्ज़ाम है। इसके बाद आपका कंसोलिडेटेड मार्कशीट बनता है। आपके इस एग्ज़ाम में अगर अच्छे से नंबर उठ जाते हैं तो आपके फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम के नंबर को जोड़कर कंसोलिडेटेड मार्कशीट बनाई जाती है। आप सभी एग्ज़ाम की तैयारी बढ़िया से करें, इसलिए मैं आप सभी के लिए लाया हूँ कार एयर कंडीशनिंग यानी कार एसी के बारे में कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। लगभग 50 क्वेश्चंस आप सभी के लिए यहाँ पर मौजूद कराए गए हैं। साथ ही साथ और भी बहुत सारे क्वेश्चन प्रीवियस वीडियो में अपलोड कर चुके हैं, वह आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में वहाँ से आपको वीडियो देखने को मिल जाएगी। तो चलिए दोस्तों, देर न करते हुए अपने इस वीडियो को शुरू करते हैं। वीडियो में अंत तक बने रहिएगा और अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। वीडियो आपको अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना मत भूलिएगा। आइए शुरू करते हैं अपने पहले क्वेश्चन को। हमारा पहला क्वेश्चन है, कार एसी से इनमें से किस प्रकार की कूलिंग की जाती है? पहला ऑप्शन है रेफ्रिजरेंट अंदर की गर्मी को अवशोषित कर देता है। दूसरा ऑप्शन है कूलिंग कॉयल उसे द्रव से वाष्प में परिवर्तित कर देती है। तीसरा ऑप्शन है वायु इवापोरेटर के कॉयल से गुजरती है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कार एसी से निम्न प्रकार की कूलिंग की जाती है। पहला है रेफ्रिजरेंट अंदर की गर्मी को अवशोषित कर देता है। दूसरा है कूलिंग कॉयल उसे द्रव से वाष्प में परिवर्तित कर देती है। तीसरा है वायु जो होता है इवापोरेटर के कॉयल से गुजरता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार एसी में प्रयुक्त यांत्रिक भाग है। यांत्रिक भाग क्या है कार एसी में, जो आपको ऑप्शन में दिया गया है? पहला ऑप्शन है कंडेंसर, दूसरा ऑप्शन है एक्यूमुलेटर, तीसरा ऑप्शन है रिसीवर और चौथा ऑप्शन है ये सभी। तो आप सभी जानते हैं ये जितने भी पार्ट्स है ये हमारे यांत्रिक भाग यानी मैकेनिकल पार्ट्स हैं सारे। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। इवापोरेटर द्वारा कार में से नमी की मात्रा को कम किया जाता है। या फिर दूसरा कथन है इवापोरेटर द्वारा कार में से कूलिंग उत्पन्न की जाती है। इन कथनों में से कौन सा कथन सही है? कथन एक सही है या कथन दो सही है? तो ऑप्शन नंबर सी कथन एक और कथन दो दोनों सही है और ऑप्शन नंबर डी कथन एक और कथन दो दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, कथन एक और कथन दो दोनों सही है। इवापोरेटर कार में से नमी की मात्रा को कम किया जाता है और इवापोरेटर द्वारा कार में से कूलिंग उत्पन्न की जाती है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से x द्वारा दर्शाए गए भाग का नाम क्या है? यह जो आपको भाग दर्शाया गया है या जो आपको चित्र दर्शाया गया है इसमें x भाग का नाम क्या है? यह जो x भाग आपको दिखाया जा रहा है। पहला ऑप्शन है एक्सपेंशन वाल्व, दूसरा ऑप्शन है इवापोरेटर, तीसरा ऑप्शन है कंप्रेसर और चौथा ऑप्शन है रिसीवर। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, एक्सपेंशन वाल्व। यह जो आपको फिगर दिखाया जा रहा है इसमें एक्स भाग से प्रदर्शित पार्ट जो है वह हमारा एक्सपेंशन वाल्व है। प्रस्तुत चित्र में एक्स द्वारा दिखाए गए भाग को एक्सपेंशन वाल्व कहते हैं। रेफ्रिजरेशन प्रणाली में रिसीवर तथा इवापोरेटर के मध्य लगी वह युक्ति जिसके द्वारा कंडेंसर से प्राप्त रेफ्रिजरेंट का दाब कम करके इवापोरेटर में भेजा जाता है उसे हम एक्सपेंशन वाल्व कहलाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार एसी में प्रयुक्त इवापोरेटर बना होता है। कार एसी में जो हमारा इवापोरेटर दिया जाता है वह किस मेटल का बना होता है, किस पदार्थ का बना होता है, किस धातु का बना होता है? तो पहला ऑप्शन है हमारा कॉपर, दूसरा ऑप्शन है एल्युमिनियम, तीसरा ऑप्शन है स्टील और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ए और बी दोनों, यानी कॉपर और एल्युमिनियम दोनों का बना होता है कार एसी में जो हमारा प्रयुक्त इवापोरेटर होता है। जिस प्रकार से हम डोमेस्टिक एसी यूज़ करते हैं यानी कि घर में एसी स्प्लिट एसी और विंडो एसी यूज़ करते हैं, उसी प्रकार से जो है कि उसमें भी कॉपर और एल्युमिनियम की कॉयल होते हैं इवापोरेटर में। उसी प्रकार से कार में भी जो होते हैं हमारे जो इवापोरेटर होते हैं वह एल्युमिनियम और कॉपर के होते हैं। कार एसी में प्रयुक्त इवापोरेटर कॉपर अथवा एल्युमिनियम का बना होता है। कार एयर कंडीशनिंग प्रणाली में इवापोरेटर को ठंडा किया जाने वाला स्थान अर्थात आंतरिक कैबिनेट के पास लगाया जाता है। जो हम अंदर से वायु को अपनी ओर देखते हैं या अपनी ओर महसूस करते हैं, जो हमें ठंडक प्रदान करता है उसे हम इवापोरेटर, और अंदर के भाग को हम जो है कि कैबिनेट का आंतरिक कैबिनेट कहते हैं।
अगला क्वेश्चन हमारा, निम्नलिखित में से कौन ऊष्मा स्थानांतरण का कार्य करता है? पहला ऑप्शन है रिसीवर, दूसरा ऑप्शन है कंडेंसर, तीसरा ऑप्शन है थर्मोस्टेट, एक्सपेंशन वाल्व और चौथा ऑप्शन है एक्यूमुलेटर। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कंडेंसर। कंडेंसर ऊष्मा स्थानांतरण का कार्य करता है। कार एयर कंडीशनिंग में कंडेंसर रेडिएटर के सामने लगा होता है। रेडिएटर जो होता है वो हमारा इंजन के पास होता है आगे। इससे प्रवाहित होने वाली वायु हाई प्रेशर वाली रेफ्रिजरेंट वाष्प को ठंडा करती है, जिससे रेफ्रिजरेंट कंडेंस होके द्रव बन जाता है। कंडेंसर के पीछे पंखा लगा होता है जो गर्म वायु को बाहर की ओर निकाल देता है। अगला क्वेश्चन हमारा, निम्न में से किसका कार्य वायु को ठंडा एवं नमी रहित करना है? उत्तर आप सभी को मालूम होगा। पहला ऑप्शन है कंडेंसर, दूसरा ऑप्शन है कंप्रेसर, तीसरा ऑप्शन है एक्यूमुलेटर और चौथा ऑप्शन है इवापोरेटर। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, इवापोरेटर। अगला क्वेश्चन हमारा, कार एसी में प्रयुक्त सक्शन थ्रॉटल वाल्व के संदर्भ में सही कथन है। पहला ऑप्शन है यह इवापोरेटर के दाब को नियंत्रित करता है, दूसरा ऑप्शन है यह इवापोरेटर आउटलेट तापमान को नियंत्रित करता है, तीसरा ऑप्शन है यह इवापोरेटर के आउटलेट पर फिट किया जाता है और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। कार एसी में प्रयुक्त सक्शन थ्रॉटल वाल्व के संदर्भ में निम्न कथन सभी सत्य हैं। यह इवापोरेटर के दाब को नियंत्रित भी करता है, यह इवापोरेटर इनलेट तापमान को नियंत्रित भी करता है और तीसरा यह इवापोरेटर के इनलेट पर भी फिट किया जाता है, इसलिए इसका चौथा ऑप्शन जो उपरोक्त सभी सही है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार एसी का कंडेंसर स्थापित होता है किस जगह पे? पहला ऑप्शन है सामने की ओर, दूसरा ऑप्शन है पीछे की ओर, तीसरा ऑप्शन है ऊपर की ओर और चौथा ऑप्शन है कहीं नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सामने की ओर। कार एसी का कंडेंसर रेडिएटर के सामने स्थापित किया जाता है। अभी आपने ऊपर क्वेश्चन में पढ़ा है। इससे प्रभावित होने वाली वायु हाई प्रेशर वाली रेफ्रिजरेंट को वाष्प को ठंडा करती है, जिससे रेफ्रिजरेंट कंडेंस होकर द्रव बन जाता है। अगला क्वेश्चन है आपका, कार इंजन को ओवरलोड होने से बचाने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? पहला ऑप्शन है ब्लोअर स्विच, दूसरा ऑप्शन है थर्मोस्टेट, तीसरा ऑप्शन है ऑटो रिले स्विच और चौथा ऑप्शन है ओवरलोड प्रोटेक्टर। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ऑटो रिले स्विच। कार इंजन को ओवरलोड होने से बचाने के लिए कौन सी युक्ति प्रयोग की जाती है? वो होती है ऑटो रिले स्विच। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार एसी में किस प्रकार का कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। यह आपके एसी में भी पूछा जाता है कि एसी में, स्प्लिट एसी में किस प्रकार का जो है कि कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है और रेफ्रिजरेटर में आपका किस प्रकार का कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। इसी प्रकार से कार एसी में किस प्रकार का कंप्रेसर प्रयोग किया जाता है। इसका ऑप्शन है, पहला ऑप्शन है रोटरी कंप्रेसर, दूसरा ऑप्शन है रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर, तीसरा ऑप्शन है स्क्रॉल कंप्रेसर और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर। कार एसी में रेसिप्रोकेटिंग कंप्रेसर का प्रयोग किया जाता है। इसमें एक या एक से अधिक पिस्टन और सिलेंडर कॉम्बिनेशन होते हैं। पिस्टन रेसिप्रोकेटिंग मोशन में मूव करता है, सक्शन स्ट्रोक में यह गैस का सिलेंडर में खींचता है और रिटर्न स्ट्रोक में गैस को कंप्रेस करके कंडेंसर में डिस्चार्ज कर देता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार एसी को इनमें से किसके द्वारा प्रचलित किया जाता है? पहला ऑप्शन है ब्लोअर मोटर के द्वारा, दूसरा ऑप्शन है बेल्ट के द्वारा, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, बेल्ट के द्वारा। कार एसी को बेल्ट के द्वारा प्रचलित किया जाता है। एसी का कंडेंसर कार में रेडिएटर के सामने फिट किया जाता है, जिससे यह रेडिएटर फैन द्वारा ठंडा होता है और ऊष्मा को वातावरण में स्थानांतरित कर देता है। अगला क्वेश्चन हमारा, रेफ्रिजरेशन प्रणाली की नमी और अशुद्धियों को अवशोषित किया जाता है किससे? पहला ऑप्शन है रिसीवर से, दूसरा ऑप्शन है ड्रायर से और तीसरा ऑप्शन है कंडेंसर से और चौथा ऑप्शन है कंप्रेसर से। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, ड्रायर से। अगला क्वेश्चन है हमारा, ब्लोअर को किस स्पीड का स्विच नियंत्रित करता है? ब्लोअर को कौन सा स्पीड जो है कि स्विच नियंत्रित करता है? पहला ऑप्शन है 2, दूसरा ऑप्शन है 3, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी ब्लोअर को 2 और 3 स्पीड का स्विच नियंत्रित
करता है। ब्लोअर को 2 और 3 स्पीड का स्विच नियंत्रित करता है। ब्लोअर स्विच द्वारा ब्लोअर फैन ऑन ऑफ होता है तथा ब्लोअर फैन की स्पीड को कम या ज़्यादा भी किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, जब इनलेट और आउटलेट के मध्य तापमान से कम अंतर का हो तो एक्सपेंशन वाल्व स्वतः ही इवापोरेटर में आने वाली रेफ्रिजरेंट की मात्रा को कम कर देता है। कितने डिग्री पर तापमान होगा कि वह जो है कि रेफ्रिजरेंट की मात्रा को कम कर देगा? पहला ऑप्शन है -6 डिग्री सेंटीग्रेड, दूसरा ऑप्शन है -8 डिग्री सेंटीग्रेड, तीसरा ऑप्शन है -15 डिग्री सेंटीग्रेड और चौथा ऑप्शन है -28 डिग्री सेंटीग्रेड। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, -15 डिग्री सेंटीग्रेड। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार एसी में रेफ्रिजरेंट के प्रवाह को नियंत्रित करने के लिए नियमित रखने के लिए इवापोरेटर के इनलेट पर क्या लगा होता है? इसमें पहला ऑप्शन है थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व, दूसरा ऑप्शन है पायलट ऑपरेटेड एब्सोल्यूट वाल्व, तीसरा ऑप्शन है फ्लोट वाल्व और चौथा ऑप्शन है सोलेनॉइड वाल्व। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार एसी में अंदर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए किस वाल्व का प्रयोग किया जाता है? पहला ऑप्शन है सोलेनॉइड वाल्व, दूसरा ऑप्शन है फ्लोट वाल्व, तीसरा ऑप्शन है थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व और चौथा ऑप्शन है पायलट ऑपरेटेड एब्सोल्यूट वाल्व। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, सोलेनॉइड वाल्व। कार एसी में अंदर के तापमान को नियंत्रित करने के लिए सोलेनॉइड वाल्व का प्रयोग किया जाता है। सोलेनॉइड वाल्व एक शट ऑफ वाल्व है जिसे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक कॉइल के द्वारा सक्रिय किया जाता है। इसका डिजाइन ऐसा बनाया जाता है कि जब कॉइल को ऊर्जित किया जाता है तब चुंबकीय क्षेत्र कॉइल की कोर में आर्मेचर या प्लंजर को आकर्षित कर लेती है, यानी अपनी ओर खींच लेती है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक क्लच में लगी आर्मेचर प्लेट है ड्राइव प्लेट असेंबली का भाग है, दूसरा ऑप्शन है ड्रीव प्लेट असेंबली का भाग है, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, ड्राइव प्लेट असेंबली का भाग है। मैग्नेटिक क्लच में लगी जो आर्मेचर प्लेट होती है वह ड्राइव प्लेट असेंबली का भाग है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कैपिलरी ट्यूब में कौन सी गैस भरी होती है? पहला ऑप्शन है कार्बन डाइऑक्साइड, दूसरा ऑप्शन नाइट्रोजन, तीसरा ऑप्शन है हीलियम और चौथा ऑप्शन है ऑर्गन। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, कैपिलरी ट्यूब में कार्बन डाइऑक्साइड गैस भरी होती है। अगला क्वेश्चन है, मैग्नेटिक क्लच का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? पहला ऑप्शन है दाब के, दूसरा ऑप्शन है विद्युत धारा के, तीसरा ऑप्शन है तापमान के और चौथा ऑप्शन है आपका ईंधन के। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, तापमान के। मैग्नेटिक क्लच का उपयोग किसके नियंत्रण के लिए किया जाता है? तापमान के नियंत्रण के लिए मैग्नेटिक क्लच का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न में से फ्री व्हील से संबंधित कौन सा विकल्प सही है? ऑप्शन नंबर ए, यह दिशीय सापेक्ष गति करता है, ऑप्शन नंबर बी, विपरीत दिशा में चालन मुक्त होता है, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों और ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त में से कोई नहीं। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। यह दिशीय सापेक्ष गति भी करता है और विपरीत दिशा में चालन मुक्त होता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, फ्री व्हील का प्रयोग होता है। पहला ऑप्शन है इवापोरेटर के आउटलेट पर, दूसरा ऑप्शन है कंप्रेसर एवं मैग्नेटिक क्लच के मध्य, तीसरा ऑप्शन है थर्मोस्टैटिक एक्सपेंशन वाल्व पर और चौथा ऑप्शन है ग्रिल सीटिंग के साथ। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कंप्रेसर एवं मैग्नेटिक क्लच के मध्य पर। अगला क्वेश्चन है, निम्न चित्र में एक्स द्वारा दर्शाए गए भाग का नाम क्या है? पहला ऑप्शन है फ्यूज, दूसरा ऑप्शन है मास्टर कंट्रोल, तीसरा ऑप्शन है ब्लोअर कंट्रोल और चौथा ऑप्शन है मैग्नेटिक कंट्रोल। यह जो आपको एक्स भाग प्रदर्शित किया जा रहा है यह क्या है? इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, मैग्नेटिक कंट्रोल। यह जो आपको एक्स भाग से दिखाया जा रहा है यह मैग्नेटिक कंट्रोल है। अगला क्वेश्चन है हमारा, कार एसी में कौन सा रेफ्रिजरेंट प्रयोग किया जाता है? बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन। पहला ऑप्शन है फ्रीऑन 12, दूसरा ऑप्शन है R12, तीसरा ऑप्शन है साधारण फ्रीऑन और चौथा ऑप्शन है ये सभी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, ये सभी। कार एसी में फ्रीऑन 12, R12 एवं साधारण फ्रीऑन रेफ्रिजरेंट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है हमारा, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पहला कथन है
इवापोरेटर कॉइल में से ठंडी वायु को कार में प्रवाहित करने के लिए रेडिएटर का प्रयोग किया जाता है। सही बात है। दूसरा ऑप्शन है रेडिएटर द्वारा कंडेंसर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को कार से बाहर निकाला जाता है। हाँ, उपरोक्त कथनों में से कौन सा कथन सही या गलत है? पहला ऑप्शन है कथन 1 सही है, दूसरा ऑप्शन है कथन 2 सही है, तीसरा ऑप्शन है कथन 1 और 2 दोनों सही है, और चौथा ऑप्शन है कथन 1 और 2 दोनों गलत है। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, कथन 2 सही है। रेडिएटर द्वारा कंडेंसर द्वारा उत्पन्न ऊष्मा को कार से बाहर निकाला जाता है ना। अगला क्वेश्चन है हमारा, इनमें से कौन सी युक्ति एसी के विद्युत परिपथ का अवयव नहीं है? पहला ऑप्शन है रियोस्टेट, दूसरा ऑप्शन है मोटर, तीसरा ऑप्शन है थर्मोस्टेट, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, मोटर। इनमें से कौन सी युक्ति जो है विद्युत परिपथ का अवयव नहीं है? वह मोटर जो हमारी है वह विद्युत परिपथ का अवयव नहीं है। कार एसी के लिए एक पृथक विद्युतीय परिपथ होता है जिसकी सहायता से कार एसी द्वारा उत्पन्न कूलिंग को नियंत्रित किया जाता है। अभी सभी बच्चे बोल रहे होंगे कि मोटर जो होता है हमारा विद्युत परिपथ का ही अवयव है, लेकिन नहीं, कार एसी के लिए जो होता है एक पृथक विद्युतीय परिपथ होता है जिसकी सहायता से कार एसी द्वारा उत्पन्न कूलिंग को नियंत्रित किया जाता है। इस विद्युत परिपथ में थर्मोस्टेट, मैग्नेटिक क्लच और ब्लोअर, मोटर, फ्यूज, बैटरी, इग्निशन स्विच तथा मास्टर कंट्रोल आदि अवयव व्यवस्थित किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा, हैलाइट टार्च से रिसाव की जांच इनमें से किसका ध्यान रखना चाहिए? पहला ऑप्शन है सभी जोड़ आयल रहित हो, दूसरा ऑप्शन है फिटिंग तेल रहित हो, तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों, और चौथा ऑप्शन है इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और सी दोनों। सभी जोड़ आयल रहित भी होने चाहिए और फिटिंग तेल रहित भी होने चाहिए। ए और बी दोनों, ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों। अगला क्वेश्चन हमारा, इंजन की गति कम होने पर कार एसी पर क्या प्रभाव पड़ेगा? ऑप्शन नंबर ए, एसी की दक्षता कम हो जाएगी, ऑप्शन नंबर बी, ईंधन की खपत अधिक होगी, ऑप्शन नंबर सी, एसी का जीवन काल कम हो जाएगा, और ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। इंजन की गति कम होने पर कार एसी की निम्न प्रभाव पड़ेंगे। पहला है एसी की दक्षता भी कम हो जाएगी, दूसरा ईंधन की खपत भी अधिक होगी, तीसरा एसी का जीवन काल भी कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है हमारा, इंजन की गति अधिक होने पर कार एसी की दक्षता होती है। पहला ऑप्शन है कम, दूसरा ऑप्शन है अधिक, तीसरा ऑप्शन है एक समान, और चौथा ऑप्शन है अपरिवर्तित। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, इंजन की गति अधिक होने पर कार एसी की दक्षता अधिक हो जाएगी, क्योंकि इंजन की गति कम होने पर कारण एसी के कंप्रेसर की गति भी कम हो जाती है और दक्षता में भी कमी हो जाती है। इसलिए जब उसकी दक्षता बढ़ेगी तो उसका जो है कि कार एसी का भी दक्षता बढ़ेगा। कार एसी, अगर इंजन की गति अधिक होगी तो कार एसी की दक्षता भी बढ़ेगी। अगला क्वेश्चन हमारा, कार एसी के कंडेंसर को रेडिएटर से कितनी दूरी पर लगाना चाहिए? पहला ऑप्शन है 10 सेंटीमीटर, दूसरा ऑप्शन है 10 मिलीमीटर, तीसरा ऑप्शन है 5 मिलीमीटर, और चौथा ऑप्शन है 15 मिलीमीटर। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, 15 मिलीमीटर। अगला क्वेश्चन है, कार एसी सिस्टम में नमी की समस्या से बचने के लिए कार एसी को किस मोड पर चलाना चाहिए? पहला ऑप्शन है डिफ्रॉस्ट मोड, दूसरा ऑप्शन है कूलिंग मोड, तीसरा ऑप्शन है फैन मोड, और चौथा ऑप्शन है स्वचालित मोड। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, डिफ्रॉस्ट मोड पर चलाना चाहिए। अगला क्वेश्चन हमारा, कार एसी के उपयुक्त अनुरक्षण के लिए आवश्यक है। पहला ऑप्शन है एसी को 14 दिनों में कम से कम एक बार अवश्य चलाएं, दूसरा ऑप्शन है एसी सिस्टम की निश्चित समयांतराल पर फ्लशिंग करनी चाहिए, तीसरा ऑप्शन है नमी से बचने के लिए एसी को डिफ्रॉस्ट मोड पर चलाएं, और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। तो इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, आपकी एसी आप जैसे भी चलाए उसको, लेकिन हाँ उसको सही रखना आपकी जिम्मेदारी है। अगर आप उसे ज़्यादा दिन तक छोड़ देते हैं तो उसमें कुछ न कुछ फॉल्ट आने की संभावना हो सकती है। अगला क्वेश्चन हमारा, सूची 1 का सूची 2 से मिलान कीजिए। अच्छा चलिए, इस क्वेश्चन को हम स्किप करते हैं क्योंकि मिलान करने वाले क्वेश्चन जो होते हैं आपके प्रश्न में नहीं आते हैं, इसलिए हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं समय न व्यर्थ करते हुए।
अगला क्वेश्चन हमारा सूची 1 का, सॉरी ये भी वही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन को भी स्किप करते हैं हम। 34 नंबर क्वेश्चन, और आगे हमारा 35 नंबर क्वेश्चन पे आते हैं हम। 2 क्वेश्चन को स्किप करते हुए, क्योंकि आपके प्रश्न में इस प्रकार के क्वेश्चन नहीं आते हैं, लेकिन आपको जानकारी रखनी चाहिए। आपके लिए दिया है क्योंकि आपको मिलान करने में मालूम हो कि यह किस अवयव से जुड़ा है या किसका भाग है। आगे बढ़ते हैं हम। यदि कार एसी यूनिट द्वारा अधिक शोर उत्पन्न हो रहा है तब इस दोष का क्या संभावित कारण हो सकता है? पहला ऑप्शन है ब्लोअर की फिटिंग ठीक नहीं है। दूसरा ऑप्शन है कंप्रेसर घर्षण के कारण बियरिंग घिस गए हैं। तीसरा ऑप्शन है मैग्नेटिक क्लच के साथ मोटर का घर्षण अधिक है। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। यह जो है क्वेश्चन आपके भेल हैदराबाद 2014 में पूछा गया था। एनसीईआरटी के लिए पुराने से पुराने क्वेश्चन लाने की प्रयास कर रहा हूं मैं, और साथ ही साथ निमी से भी आप लोग पढ़ते रहिए, वहां से भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, और मैं भी निमी से क्वेश्चन लाने की कोशिश करूंगा आप सभी के लिए। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। अगला क्वेश्चन है कार की एयर कंडीशनिंग करने का उद्देश्य अंदर का कंट्रोल करने यात्री डिब्बे को आरामदायक बनाना होता है। पहला ऑप्शन है तापमान और प्रेशर। दूसरा ऑप्शन है तापमान और आर्द्रता। तीसरा ऑप्शन है आर्द्रता और प्रेशर। और चौथा ऑप्शन है तापमान, आर्द्रता और प्रेशर दोनों। तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, तापमान और आर्द्रता। अगला क्वेश्चन हमारा निम्नलिखित में से कौन सा कार एयर कंडीशनिंग का इलेक्ट्रिकल घटक ब्लोअर स्पीड की पूरी रेंज होने देता है? पहला ऑप्शन है रेडियोस्टेट। दूसरा ऑप्शन है थर्मोस्टेट। तीसरा ऑप्शन है चुंबकीय क्लच। और चौथा ऑप्शन है फ्यूज। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, रेडियोस्टेट। अगला क्वेश्चन है हमारा कार एयर कंडीशनिंग का निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रिकल घटक कंप्रेसर को थर्मोस्टेट से जुड़ने और अलग करने होने देता है? इसमें भी 4 ऑप्शन दिए गए हैं, रेडियोस्टेट, थर्मोस्टेट, चुंबकीय क्लच और फ्यूज। कार एयर कंडीशनिंग का निम्नलिखित में से कौन सा इलेक्ट्रिकल घटक कंप्रेसर को थर्मोस्टेट से जुड़ने और अलग होने देता है? तो इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, चुंबकीय क्लच। अगला क्वेश्चन है हमारा कार एयर कंडीशनर की आवश्यक क्षमता होती है। कार एयर कंडीशनिंग की आवश्यक क्षमता कितनी होती है? पहला ऑप्शन है घर में तुलनीय क्षेत्र के लिए आवश्यक क्षमता में बहुत अधिक। दूसरा ऑप्शन है घर में तुलनीय क्षेत्र के लिए आवश्यक क्षमता से बहुत कम। तीसरा ऑप्शन है घर में तुलनीय क्षेत्र के लिए आवश्यक क्षमता के बराबर। और चौथा ऑप्शन है उपरोक्त में से कोई नहीं। बहुत ही अच्छा ऑप्शन दिया था, मुझे भी पढ़ के समय व्यर्थ करना अच्छा लगा इस प्रश्न ऑप्शन में। बहुत अधिक, बहुत कम और उसके बराबर या कोई नहीं। चलिए कोई बात नहीं। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, बहुत अधिक। घर में तुलनीय क्षेत्र के लिए आवश्यक क्षमता से बहुत अधिक होती है। अगला क्वेश्चन हमारा कार एयर कंडीशनिंग में उच्च आर्द्रता स्थिति में इवापोरेटर का निम्नलिखित में से कौन सा कार्य है? पहला ऑप्शन है हवा का तापमान कम करना। दूसरा ऑप्शन है इस तापमान और हवा में नमी को कम करना। तीसरा ऑप्शन है ए और बी दोनों। और चौथा ऑप्शन है ए और बी दोनों। यहाँ कुछ गड़बड़ी हुई है, ए और डी दोनों। इसका सही उत्तर है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, ए और बी दोनों, यानी हवा का तापमान कम करना और इस तापमान और हवा में नमी को कम करना होता है। अगला क्वेश्चन हमारा कार की गति में परिवर्तन में से एयर कंडीशनिंग यूनिट पर निम्नलिखित में से कौन सा प्रभाव पड़ता है? पहला ऑप्शन है यह यूनिट का तापमान नहीं बनाए रखने देता है। दूसरा ऑप्शन है कार एसी की गति में परिवर्तन से यूनिट की क्षमता बढ़ती है और घटती है। तीसरा ऑप्शन है कम गति पर कंप्रेसर पर्याप्त मात्रा में गैस सर्कुलेट नहीं कर सकता। चौथा ऑप्शन है उपरोक्त सभी। इसका सही उत्तर दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, उपरोक्त सभी। दोस्तों ये सारे क्वेश्चन आपको कैसे लगे प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत हो रही है तो आप मुझे मैसेज करके पूछ सकते हैं। आपको स्क्रीन पर नंबर दिख रहा होगा जहां से आप ऑनलाइन टेस्ट ग्रुप में भी जुड़ सकते हैं। थैंक यू फ्रेंड्स।